नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और अगले आधे घंटे में आवाज एंटरप्रेन्योर में हमारे साथ जायजा लीजिए भारत के स्टार्टअप जगत का। यहां बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे कामयाब बनाने के हर पहलू पर होती है हमारी नजर और आपके सामने हम पेश करते हैं ऐसी स्टार्टअप स्टोरीज जिसे देख आपको भी मिलेगी पूरी प्रेरणा अपना खुद का कारोबार शुरू करने की। ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर्स ने मुंबई, दिल्ली ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में रह रहे लोगों का सफर आसान कर दिया है। ऐसी कंफर्टेबल सेवा हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन में होती तो क्या बात थी, और यकीन मानिए ये हो भी रहा है। ट्रैफिक, धूल और भीड़ से जूझते लोगों के लिए बस और ट्रेन के अलावा डेली ट्रांसपोर्ट का हाईटेक ऑप्शन है एसी शटल बस सर्विस, जिसे शुरू किया है आर बस, एक बस एग्रीगेटर ने। कैसे एक कंपनी आगे चलकर भारत में ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदलने का इरादा रखती है, देख लीजिए। मुंबई में पीक ऑफिस आवर्स में ये नजारा आम है। खचाखच भरी ट्रेनें, ओवरलोडेड और देरी से चल रही बसें और सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक। हर रोज की इस चिकचिक से परेशान तीन दोस्त सिद्धार्थ, अंशुल और विवेक ने मिलकर अपने जैसे ऑफिस गोअर्स के लिए एक बेहतर और थोड़ी आरामदायक सुविधा के बारे में सोचा और 2014 में शुरू हुई आर बस। कारोबार के कुछ ही समय में इस स्टार्टअप ने मुंबई वासियों के रोज के सफर को थोड़ा आसान बनाया है। अब सबके पास स्मार्टफोन आ गया है, ऐप सबके पास आ गया है और सबको इसकी आदत लग गई है कि ओला या उबर या फ्लिपकार्ट ने जो कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज लाया था वो साफ नजर आ रही थी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव इन हिस्ट्री ये मुमकिन हो गया कि तीन लोग एक मास ट्रांजिट कंपनी शुरू करें, और केवल मास ट्रांजिट नहीं, पर्सनलाइज्ड मास ट्रांजिट, मतलब आपके लिए आपके हिसाब की आपके लिए सबसे उम्दा बस हम आपको तैयार करके दे सकते हैं। आर बस एक बस एग्रीगेटर है, यानी आप जैसे ओला और उबर के मोबाइल ऐप के जरिए एक टैक्सी बुक कर सकते हैं, वैसे ही आर बस आपके रूट और समय अनुसार एसी बस में आपके लिए सीट बुक करा सकती है। इस सुविधा को आर बस ग्रेटर और नवी मुंबई की 13 अलग रूट्स पर फिलहाल चला रही है, जैसे कि कलीना से लेकर मलाड या फिर खारघर से लेकर वर्ली। ऐप बेस्ड बुकिंग होने के चलते डिजिटल पेमेंट सिस्टम से आप सीधे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और अगर चाहें तो मंथली पास भी खरीद सकते हैं। हमारा मॉडल इसी तरह बिल्ट हुआ है कि हम लोगों को अपने घर से पिक करते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि बोरीवली में रहते हो और आपको बांद्रा जाना होता है, तो पहले आप एक ऑटो करते हो, फिर बोरीवली स्टेशन जाते हो, वहां लोकल में धक्के खा के आप बांद्रा उतर के फिर आप एक ऑटो करते हो। हमारा मॉडल इस तरह बिल्ट है कि हम लोगों को उनके घर वी ऑप्टिमाइज आवर रूट इन अ वे दैट वी पिक पीपल अप फ्रॉम देयर हाउसेस। शहर में चलने वाली बेस्ट की एसी बस की तुलना में आर बस किसी भी रूट पर फ्लैट 50 रुपए का वन वे देती है। घर से दफ्तर की इस सुविधा और एसी का आरामदायक सफर पाने के लिए फिलहाल यात्री भी राजी है। कंपनी आज 25 से ज्यादा बसेस के लिए रोजाना 40 ट्रिप पर 300 से ज्यादा यात्रियों को ये सेवा दे रही है। मुंबई में और भी बस कंपनियां जैसे शटल, जिपगो और सिटी फ्लो की तुलना में अपने ग्राहकों की जरूरत को देखते हुए आर बस अपना बिजनेस मॉडल और बेहतरीन कर रही है। कंफर्टेबल है बसेस, टाइम पे आ जाती है, और ट्रेन्स में काफ़ी दिक्कतें होती थी, ओवर क्राउडिंग वगैरह थी और बाकी सब तकलीफें होती थी, लेकिन अभी काफ़ी कंफर्टेबल है जर्नी डे टू डे। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स भी बन गए हैं इस बस में, तो काफ़ी मज़ा आता है साथ में ट्रैवल करना। चूँकि आर बस एक एग्रीगेटर है और उनका कारोबार एक एसेट्स लाइट मॉडल पर खड़ा है, यानी जहां दूसरी प्राइवेट बस कंपनियों को कैपिटल में बड़ा निवेश करना पड़ता है, वहीं आर बस इन्हें किराए पर लेती है। इससे कंपनी का कॉस्ट तो कम होता ही है, साथ ही कंज्यूमर को भी इस कम दाम का फायदा मिलता है। दूसरे शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आर बस अपने इस नए बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल को पक्का करने में जुटी है। देखा जाए तो आप
अगर लोकल लेते हो तो भी आपका महीने का 2 से 2,500 का खर्चा आता है जब आप उसमें ऑटो का कॉस्ट ऐड करते हो। उसके बाद आपका ऑप्शन होता है पर्सनलाइज व्हीकल, आपकी खुद की कार, लेकिन उसमें भी आपका अगर आप ईएमआई और ड्राइवर ईएमआई और सब मिला के देखो तो आपको 12,000 15,000 तक का खर्चा आता है। तो 2,500 से लेके 12-15,000 के बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो लोग अभी अपने खुद के कार यूज कर रहे हैं या जो लोग लोकल में भी जा रहे हैं और दे कैन अफोर्ड टू स्पेंड अ बिट एक्स्ट्रा, वो डेफिनेटली आरबस की सुविधा ले सकते हैं। आरबस को शुरू करने में तीनों फाउंडर ने 2014 में खुद के पैसे लगाए और हाल ही में उन्होंने इंडिया पोषण और एंजल इन्वेस्टर अनुपम मित्तल से फंड जुटाए। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी ने अपनी टीम और टैलेंट को मजबूत करने में किया है। आरबस का प्लान है कि अगले 2 से 3 सालों में वो भारत के प्रमुख शहरों के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 मार्केट में भी अपना नाम बना लेगी। भारत में अब भी ज्यादातर लोग बस से ही सफर करते हैं। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार रोज देश में करीब 1.5 लाख बसें चलती है और उनसे करीब 70 करोड़ से अधिकतर लोगों को फायदा होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट का मानना है कि इस बढ़ते मार्केट का फायदा आरबस जैसी बस एग्रीगेटर सर्विस देने वाली कंपनियां उठा सकती हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे मिलवाएंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टार्टअप स्टोरी से। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। किराए पर प्रॉपर्टी लेना हमारे लिए काफी आम बात है, लेकिन अब रेंटल मार्केट का दायरा सिर्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फर्नीचर, कार, कपड़े, हमारे काम की हर वो जरूरी चीज अब किराए पर मिलने लगी है। रेंटल मार्केट के हर सेगमेंट बिजनेस के मौके उभर रहे हैं और ट्रैवल इक्विपमेंट्स में रेंटल मार्केट का पोटेंशियल देख श्रुति, चंद्रांशु और सुनीत ने एक नया बिजनेस शुरू किया और देखते हैं शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म पर आधारित रेंट सेट गो की ये कहानी। इस तरह खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में बेफिक्र घूमने की चाह हम सबकी है। एडवेंचर आउटडोर एक्टिविटीज के शौकीनों के लिए ऐसा गेटअवे प्लान करना काफी आसान है, लेकिन इस तरह के ट्रैक पर जाना या फिर कैंपिंग का मजा उठाने के लिए सही और अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट होना भी काफी जरूरी है। लेकिन इस ट्रिप में लगने वाले जरूरी सामान पर खर्च काफी ज्यादा होता है। रेंट सेट गो एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको साइकिल से लेकर टेंट और कैमरा तक सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं और वो भी किराए पर। रेंट सेट गो एक मोबाइल मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग प्रोडक्ट्स रेंट पे ले सकते हैं। हम लोग अभी ट्रैवल एंड लीजर कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं। सो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे साइकिल्स, हाई एंड बाइसिकल्स, मोटर बाइक्स, कैंपिंग इक्विपमेंट, कैमराज, लेंसेज, ये सब रेंट पे ले सकते हैं और रेंट पे खुद के दे भी सकते हैं। तो हम लोग काफी कुछ पीयर टू पीयर पे फोकस करते हैं। विदेशों में रेंटल मार्केट पहले से ही काफी पॉपुलर है और बड़े स्केल का है और उसी के तर्ज पर रेंट सेट गो ने भी अपनी शुरुआत एक छोटे आइडिया से की, पर एक बड़े मार्केट को टारगेट करते हुए। इसको एक बहुत ही अच्छी आइडिया की तरह देखा था, एक पेन पॉइंट जो सॉल्व हो रहा है। इसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये कैन इट बी अ बिजनेस और नॉट। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैड टू बी आंसर्ड। तो उसके लिए वी डिडंट वांट टू गो फॉर फंडिंग विद एन आइडिया और एनीथिंग। तो हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप किया था, क्योंकि बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आईटी फील्ड, आई न्यू दैट इट डजंट रियली कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है डेवलप करने का। तो थोड़े दिन में ऐप डेवलप हो गया। फिर बीटा यूजर्स के लिए हमने दोस्तों को इधर उधर से 50 ऑड यूजर्स को असेंबल कर दिया। फिर हमने उनके हाथ में डाल दिया ऐप को और फिर वहां से उनको वॉट एवर दे वॉन्टेड दे कुड रिक्वेस्ट ऑन इट एंड देन फ्रॉम देयर वी जीरोड इन ऑन द कैटेगरीज। हमने ऐसा नहीं था कि बिकॉज वी हैड अ नीड फॉर साइकिल्स वी थॉट साइकिल्स इज व्हाट वी शुड डू। हमने जो डिमांड इन बीटा यूजर्स ने जनरेट किया था वहीं से ये 3 कैटेगरी स्टार्ट हुई थी एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग टू केटर टू द एंटायर लीजर सेक्टर। रेंट सेट गो ने अपना मॉडल कंज्यूमर की प्रॉब्लम पर फोकस करते हुए और लोगों के विश्वास को जीतने पर रखा है। यहाँ कोई भी अपना सामान किराए पर लेने के साथ किराए पर दे भी सकता है। किराए पर लिया जा रहा सामान कितने वक्त के लिए चाहिए और किस कीमत में, ये रजिस्ट्रेशन के वक्त मेंशन करना होता है। लेंडर कैन रिक्वेस्ट फॉर अ मिनिमम रेंटल पीरियड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। So if it is a very small item, it probably doesn't make sense for someone to give it out to a stranger's hand.
तो उनका मिनिमम रेंटल पीरियड मेंशन कर सकते हैं उसमें. सो डिपेंडिंग ऑन दैट रेंटर भी एक डेट स्पेसिफाई कर सकता है. इफ इट इज मोर देन द मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड द ट्रांजैक्शन हैपेंस. तो एक तो ये है. And the second thing is how much do you have to pay? Again, the pricing is up to the lender. We do suggest a minimum reference price and a maximum reference price based on other products that are also listed on the app itself. RentSet Go पर सबसे ज्यादा डिमांड हाई एंड साइकिल और कैमरे की है. चूँकि इन्हें बाजार से खरीदने जाएं तो कम से कम 50,000 रूपए खर्च करने पड़ते हैं और यही सामान आप कम कीमत पर अपनी जरूरत अनुसार कुछ दिनों के लिए किराए पर ले सकते हैं. कंपनी के फाउंडर्स अब अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि और लोगों को टारगेट किया जा सके. इन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत में भी रेंटल बाजार काफी बड़ा मार्केट स्पेस बनने वाला है. रेंटल मार्केट इन इंडिया आई थिंक बहुत it's very big simply because India conventionally has been a very price sensitive economy. तो बहुत सारे एड्स आपने भी देखा होगा कि कितना चलता है एंड कार्स के लिए पेट्रोल माइलेज इज सो इम्पोर्टेंट. सिमिलरली इफ द सेम कमोडिटी इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस आई सी एवरीवन शिफ्टिंग इनटू दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इफ इट कैन बी acquired from some other place. पिछले कुछ महीनों में RentSet Go ने 60% तक ग्रोथ देखी है. $1 लाख की शुरुआत एंजल फंडिंग से शुरू हुई. RentSet Go कंज्यूमर की लगातार बढ़ती डिमांड को पूरा करने और अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के लिए और फंडिंग जुटाने में लगे हैं. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए कुछ खास टिप्स जो आपके बिजनेस को और कामयाब बनाएंगे. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर एनबीसी आवाज पर और अब बारी आपके ट्यूटोरियल की. हर कारोबार की कामयाबी के लिए पहले चरण में बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी और ग्राहकों की जरूरत अहम होती है. तो दूसरे चरण में उस प्रोडक्ट को बेचना यानी सेल्स काफी इम्पोर्टेंट होता है. आपकी सेल्स टीम से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए सेल्स इवैल्यूएशन यानी सेल्स का मूल्यांकन करना काफी जरूरी है. तो सेल्स इवैल्यूएशन कैसे आपके बिजनेस को दे सकता है एक बूस्टर डोज, जानते हैं तनवीर शेख से. सेल्स सेल्स सेल्स, कौन नहीं चाहता कि सेल्स बढ़े कंपनी में. हम सारे ट्रिक्स करने की कोशिश करते हैं, सारे स्ट्रैटेजीज करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं हम प्लानिंग स्टेज पर कि सेल्स कैसे बढ़े वगैरह. एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है जो हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, इनफैक्ट इंडिया में और वर्ल्ड ओवर जो सारा काम किया होता है उसमें एक चीज अक्सर कंपनीज भूल जाती हैं वो कि सेल्स की इवैल्यूएशन हम किस तरह करें, सेल्स टीम की इवैल्यूएशन हम किस तरह से करें. क्योंकि एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर इवैल्यूएट करना है सेल्स को तो उनकी मेजरेबिलिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेदर उनकी काबिलियत है या नहीं, उनकी कॉम्पिटेंस है या नहीं. तो बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में जो आपको एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन दें. ऐसी एक कंपनी है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट जो है यूएस बेस्ड जो ये करती है काम. और ये काम के बेसिस पे मैं आपसे आज कुछ शेयर करना चाहूंगा जो आपको बहुत अच्छी आइडिया देगा कि एक सेल्स सक्सेस के लिए आपके टीम में क्या टाइप की स्ट्रेंथ्स या क्या टाइप की क्वालिटीज या कॉम्पिटेंसीज होना जरूरी है. इसको मैं 3 हिस्से में बोलना चाहूंगा. एक पहला हिस्सा यह है कि सेल्स लीडरशिप जो है टॉप लेवल जो भी पर्सन है, अक्सर छोटी कंपनियों में शायद ओनर ही जो टॉप सेल्स लीडरशिप पर्सन होगा. कुछ कंपनियों में सेल्स हेड होता है या वीपी सेल्स बोलेंगे या सेल्स लीडरशिप टीम का जो भी मेंबर है 1 या 2 पीपल होते हैं जो सीनियर लीडरशिप टीम बनाते हैं सेल्स की. सेकेंड होते हैं सेल्स मैनेजर्स जो फ्रंटलाइन सेल्स वालों को रिपोर्ट जो इनको रिपोर्ट करते हैं. और लास्ट एज मैंने कहा फ्रंटलाइन सेल्स पीपल जो डायरेक्ट सेल्स हैंडल करते हैं. सो सबसे पहला क्वालिटी है सेल्स लीडरशिप. क्या आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं सेल्स टीम को लीड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको टारगेट्स देने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए और उनको डायरेक्शन देने के लिए और उनको इवैल्यूएट करने के लिए. तो ये सारी लीडरशिप स्किल्स होती हैं. दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कि आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं या नहीं.
नहीं। तीसरा है डेवलपिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप्स, आप कितना काबिलियत रखते हैं कि रिलेशनशिप्स बना पाए। और तीसरी होती है जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, जिसमें मैं डिजायर, गोल्स, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज को डालूंगा। इसके जो अलावा जो उनके जो नीचे जो है सेल्स मैनेजर्स, उनकी कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो इनमें भी दिखनी चाहिए, वो है मोटिवेटिंग, कोचिंग, रिक्रूटिंग, ये सारी और चीजें। सो जबकि अब मैं बात कर ही रहा हूं सेल्स मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसीज की, तो अब हम सेकेंड लेवल पे जाते हैं। एक सेल्स मैनेजर को इफेक्टिव होने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, तो इनकी कॉम्पिटेंसीज जो है, सबसे पहला जो आता है वो मैं कहूंगा कोचिंग स्किल्स। और कोचिंग एबिलिटी भी सिर्फ ये नहीं है कि वो कोच कर पाता है, कोचिंग एबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या वो जानता है क्या चीज को कोच करना है अपने सेल्स वालों में, क्या वो जानता है कि उसके साथ शैडो कर सकता है या नहीं, क्या वो जानता है कि कौन से कस्टमर के पास उसे चुप रहना है जब उसके टीम मेंबर को सेल करने के लिए वो अलाउ कर रहा है। ये बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो उसकी काबिलियत जो है, कोचिंग की काबिलियत जो है वो बाहर आती है। कोचिंग के बाद होती है मोटिवेटिंग। मोटिवेशन के लिए उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया नहीं है कि जहां पर उनके सेल्स टीम्स मोटिवेटेड हैं या फील करते हैं कि वो मोटिवेटेड हैं। मोटिवेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि गोल्स उन्होंने दिए हैं या नहीं, और वो गोल्स के लिए उनको पुश करते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन के लिए। उसके बाद जो कॉम्पिटेंसी होती है मोटिवेटिंग के बाद, वो है अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबल कैसे बनाते हैं अपनी टीम को, अब ये बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटेंस है। अक्सर सेल्स मैनेजर्स जो हैं ये इससे कतराते हैं कि लोगों को नेगेटिव फीडबैक दें और लोगों को बोले ये ठीक नहीं है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया था, ये हुआ नहीं है, आपको बताइए क्या हेल्प चाहिए ये करने के लिए। तो अगर ये आपने अगर अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की, आपने उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया परफॉर्मेंस के लिए, तो ढील नीचे जाती रहेगी और आपके सेल्स पीपल ज्यादा ढीले होते रहेंगे। रिक्रूटिंग कैपेबिलिटी, अगर एक अच्छा सेल्स मैनेजर है तो उसे पता होगा कि उसके जो सेल्स पर्सन जो है रिक्रूट करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज एक अच्छे सेल्स पर्सन में है, वो रिक्रूट करने के लिए अच्छी तरह इंटरव्यू कर पाता है नहीं, वो रिक्रूट करते वक्त ऐसे जो कैंडिडेट आते हैं उनको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं कि इस पर्सन के लिए हमें काम करना है, तो वो प्राइड उसको लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें उसकी रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेंसी पे आती हैं। तो ये हो गई सेल्स मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसी। इसके बाद जो है सेल्स पर्सन की कॉम्पिटेंसी के बारे में हम बात करेंगे। अब एक सेल्स पर्सन जो है, सेल्स पर्सन की कॉम्पिटेंसीज जो है वो हम 5 सेगमेंट में बात करेंगे। सेल्स जो है आपकी जो टीम होगी सेल्स की, उनमें अगर 5 नहीं है या कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है आपके सेल्स नंबर्स में। सबसे पहला है हंटिंग। हंटिंग कॉम्पिटेंसी, डू माई सेल्स पीपल हैव द कैपेबिलिटी टू हंट फॉर न्यू बिजनेस। एक हंटर जो है वो जाएगा मार्केट में और आपके लिए ढूंढ के लाएगा कि कहां पर मेरे नए कस्टमर्स, हर बार यही सोचेगा कि मैं कहां जाके पिच करूं। उसको ना सुनने की आदत होती है और वो ओके होता है ना सुने और फिर भी जाके दूसरे दरवाजे नॉक करें। तो ये होती है एक हंटर की कॉम्पिटेंसी। काफी कम सेल्स पीपल के पास ये हंटर कॉम्पिटेंसी होती है और जो इंटरनल मोटिवेटेड हंटर्स होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी होती है जो सेलिंग, जो बेसिक सेलिंग की कैपेबिलिटी जो है वो अवेलेबल है या नहीं, उसका डीएनए है या नहीं, वो सेल्स को प्लान कर सकता है या नहीं कर सकता, टारगेट को समझता है या नहीं समझता, प्रोडक्ट समझता है या नहीं समझता, और जो बेसिक चीजें हैं उसको वो नॉलेज है या नहीं है। तीसरा जो है क्वालिफाइंग। अगर एक सेल्स पर्सन के पास ये आइडिया नहीं है कि एक कितने कस्टमर है और वो मेरे कस्टमर उसमें से क्वालिफाइड है या नहीं है, मतलब उनका नीड है, वांट है, वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं क्वालिफाई करने के। सो क्वालिफाइंग एज अ कॉम्पिटेंसी इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटिंग, which is the fourth one, presenting as a competency, how well I present the product or service, इसको आपको देखना है कि ये कितना कौन से सेल्स पर्सन में बेटर डेवलप्ड है ये कॉम्पिटेंसी। और लास्ट जो है क्लोजिंग। क्लोजर्स बहुत कम होते हैं कंपनीज में। क्लोजिंग जो है ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। सारे स्टेप्स जो है सेल्स में, वो सारे स्टेप्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और मोस्ट पावरफुल है और मोस्ट डिफिकल्ट है। अक्सर सेल्स वाले जो हैं, मैंने देखा हूं अपने करियर में और अपने ट्रेनिंग करियर में, जिसमें सेल्स में हमें हजारों सेल्स वालों को ट्रेन किया हूं या मिला हूं या अपने ही टीम में या मेरे ही साथ,
क्लोजिंग जो है बहुत डिफिकल्ट होता है सेल्स वालों के लिए, क्योंकि वो क्लोजिंग क्वेश्चन पूछते ही नहीं। अक्सर कस्टमर रेडी होता है क्लोज करने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं अभी पूछूं या बाद में पूछूं। तो क्लोजिंग एज अ कॉम्पिटेंस, सो ये जो 5 चीजें हैं, हंटिंग, सेलिंग, क्वालिफाइंग, प्रेजेंटिंग, क्लोजिंग। ऑल्सो आप ये ध्यान दें, कुछ सेल्स पीपल अच्छे फार्मर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास से ज्यादा सेल लाएंगे, और कुछ सेल्स पीपल अच्छे हंटर्स होते हैं। हंटर्स को आप फार्मर्स का जॉब नहीं देंगे और फार्मर्स को आप हंटर्स का जॉब नहीं देंगे। आप इतना जरूर ध्यान रखें, बिकॉज ये डिफरेंट स्किल्स हैं। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज और ट्रेंड्स के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।